तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है भाई हमने 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं यानी हिंदी साहित्य के PYQ है वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। मैंने 43 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। आज अपनी 44वीं क्लास है भाई और दिसंबर 2019 के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन से है, यानी हिंदी साहित्य में जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं इनमें से वो हमें बताना है। तो याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है भाई। तो बी और सी अपना ठीक रहेगा, यानी डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। तो भाई ये याद हो कि न याद हो, ये भाई एक संस्मरण है, ठीक। और किसका है, काशीनाथ सिंह का। किसका है भाई, काशीनाथ सिंह का है, ठीक है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी ये भी एक संस्मरण है। किसका है ये अमृत राय का। किसका है ये अमृत राय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला रहेगा। स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है, नहीं पे गलत है ये, क्योंकि केवल ये भी नेगेटिव वर्ड आया, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाहरी सौंदर्य निखरता, ये भी क्या है, गलत है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, ठीक है। जो आनंदवर्धन है उसने किस काव्य को भाई ध्वनि कहा है ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है जो आनंदवर्धन है वो ध्वनि संप्रदाय के क्या है, प्रवर्तक हैं भाई, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादित करते हैं, नहीं इसको नहीं कहा। इसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख है, ये भी गलत है भाई। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे उसे क्या है, ध्वनि कहा जाएगा, ये ठीक रहेगा भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक है तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है। क्या भी रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो सन 1965 सन 1977 ईस्वी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है, ठीक है भाई। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है ये हमें बताना। तो नागार्जुन का है, नरेश मेहता का है, केदारनाथ अग्रवाल का है या केदारनाथ सिंह का। तो केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही है। और इनका एक और है, यहाँ से देखो। क्या भाई, यहाँ से देखो, ये केदारनाथ सिंह के कविता संग्रह रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग पूछा है कहानियों का। तो परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप उसने कहा था, ये क्या है, सभी की सभी कहानियां हैं। तो भाई जो परिंदे हैं, ठीक है। परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल वर्मा की है और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। ईदगाह कहानी किसकी है, प्रेमचंद्र की, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। आकाशदीप कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, भाई 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसने कहा था, ये कहानी किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, 1915 में। तो सबसे पहले आएगा उसने कहा था, क्योंकि 1915, आकाशदीप 1928, ईदगाह 1933 और परिंदे 1960 में। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक है। क्या भाई सादृश्य मूलक है वो हमें बताना है। विभावना है, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्षा है या असंगति है। तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा क्या है, सादृश्य मूलक अलंकार है, यानी बी और सी अपना ठीक रहेगा।
बी और सी अपना क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है भाई। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध नहीं है, वो हमें बताना। तो रसात्मक बोध के विविध रूप, क्या भाई रसात्मक बोध के विविध रूप, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। सौंदर्य बोध और शिव तत्व बोध, ये क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध नहीं है, ये आगे का है निबंध। और इसके संपादन कौन है, कन्हैया लाल नंदन। क्या भाई, कन्हैया लाल नंदन। ठीक है, और आगे साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है भाई। अगला है फिर स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावना को जन्म देता है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। क्या भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 348 के अनुसार भाई। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी अनुच्छेद वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर है, प्लेलिस्ट बना रखे, तो आप उसको ज़रूर जाके देखो। जितने भी महत्वपूर्ण निबंध ये अनुच्छेद है वो मैंने उसमें करवा रखे, जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और नोट्स के माध्यम से करवाए हैं भाई। फिर स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। स्थापना है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही रहेगा, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। ठीक है, और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ पेपर में पूछी जाती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। नवजागरण प्रवृत्तियाँ बता रही हूँ आधुनिक युग की। नवजागरण यानी भारतेंदु युग की नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना प्रवृत्ति है भाई, ये भक्ति भावना, शृंगारिकता, रीति निरूपण, रीति है ये, नीति नहीं, रीति निरूपण। ठीक है, और समस्या पूर्ति, ये भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, 6 प्रवृत्तियां हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास नहीं है। क्या भाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, वो हमें बताना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णवा, वैशाली की नगर वधु भाई। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है, ठीक है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं भगवती वर्मा का, ये क्या है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, वैशाली की बहू, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। वैशाली की वधु, नगर वधु किसके है, चतुर्सेन शास्त्री की भी। पुनर्वा और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है। जो व्यंग्य रचनाएं हैं वो हमें बतानी है। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इलिया, अपनी अपनी बीमारियां, निषाद बांसुरी। तो जीप पर सवार इलिया और अपनी अपनी बीमारी क्या है, ये व्यंग्य रचनाएं हैं। तो बी और सी यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और भूलने के विरुद्ध, ठीक है, ये क्या है, ये भाई ये एक ललित निबंध है। और निषाद बांसुरी भी क्या है, ये भी ललित निबंध है। और भूलने के विरुद्ध निबंध किसका है, तो ये रमेश चंद्र साहा का है। किसका है, रमेश चंद्र साहा का है। ठीक है,
और निषाद बांसुरी किसका है? ये कुबेरनाथ रॉय का है। कुबेरनाथ रॉय का ये रहेगा भाई। और ये ललित निबंध है दोनों। अगला क्वेश्चन है 14वां। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है, तो किसमें? पहला गिरमिटिया में, जुगलबंदी में, परिशिष्ट में या तीसरी सत्ता में? तो पहला गिरमिटिया में किया गया है भाई। और ये किसका उपन्यास है? ये गिरिराज किशोर का है। जुगलबंदी भी इन्हीं का है, पृष्ठ भी इनका है और तीसरी सत्ता भी इन्हीं का है। गिरिराज किशोर। क्या भाई? गिरिराज किशोर का। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है भाई अपना। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? क्या भाई? मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। ठीक है, तो इसका आशय क्या है ये हमें बताना है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, गलत है भाई। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तक में लिखा जाता, गलत है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, गलत है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। ठीक है, जो अनुभव है यानी हमारा अपने आप का अनुभव है वो शास्त्रीय ज्ञान से हमेशा बड़ा होता है भाई, यानी स्वानुभव। अगला फिर स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है। स्थापना है, जैसे विषम में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है भाई, बिल्कुल ठीक है। जैसे विषम में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। तर्क है, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या भाई? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और आप सभी को पता है हमारे हिंदी व्याकरण में ठीक है कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन भी। और ये विभक्तियों के कारण जाने जाते हैं। तो कर्ता ने ये इसकी विभक्ति होगी, जैसे कर्ता हो गया, ठीक है, नहीं ये इसकी क्या है? विभक्ति है। जैसे कर्म है, कर्म को ये क्या है? विभक्ति है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग इनको पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? ठीक है भाई, इनमें से कौन से कथन जो है और जो रामविलास शर्मा के वो हमें बताना है। तो देखते हैं। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। ये ठीक है, ये निका है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। ये इनका नहीं है भाई। अगला है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म दिया जा सकता है। ये भी निका है। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। ये इनका नहीं है। तो भाई ए और सी इनका है। ए और सी रामविलास शर्मा के कथन थे भाई। 19वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताइए। ठीक है, तो भाई मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, फिर भी मैं बता देती हूँ। परीक्षा गुरु 1882 किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। गोदान 1936 प्रेमचंद्र जी का। शेखर एक जीवनी, ठीक है, ये 1941 अज्ञे जी का है। तमस 1973 भीष्म साहनी का है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास, ठीक है, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। ठीक है, हमारा 20वां क्वेश्चन है भाई। धरती धन है अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब या यथा प्रस्तावित।
तो धरती धन न अपना और यथा प्रस्तावित, ये क्या हमारे दलित उपन्यास है। तो इनमें से बी और डी ऑप्शन ठीक रहेगा। और ठीकरे की मंगनी और कट गुलाब, कल भी ये उपन्यास हमारे क्लास में आए थे, जो मैं पेपर करवा रही थी उसमें आए थे। तो जिस भी बच्चे ने अगर वो क्लास देखी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे इनके लेखकों के नाम जरूर से जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है। ठीक है, कौन सा उपन्यास नहीं है वो हमें बताना। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफ़र के साथ है। जो चक्रव्यूह है और परिशिष्ट है वो क्या है, विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। वे दिन और सफ़र के साथ क्या है, ये विदेशी जीवन पर आधारित, विदेशी परिवेश पर आधारित क्या है, ये उपन्यास रहेंगे। ए और बी बिल्कुल ठीक है। 22वां क्वेश्चन है भाई, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने, क्रोचे ने, लोनजाइस ने, एलियट ने। तो क्रोचे ने लिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो ये भामा ने कहा है। 24वां क्वेश्चन है, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है। क्या भी सर्वसुख नामक अग्रवाल, ठीक है, की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है। तो देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय, हिंदू। तो देवरानी जेठानी की कहानी में क्या है, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिए की कथा है भाई। ठीक है, और ये किसका है, ये आप पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास रहेगा भाई। और ये प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां, कवि क्रम और काव्य भाषा। जो कवि क्रम है और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। कवि क्रम और काव्य भाषा किस आलोचना की समीक्षा कृति है। तो ये मलयज की है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, परमानंद श्रीवास्तव की, या प्रभाकर श्रोती की। तो परमानंद श्रीवास्तव की ये कृति रहेगी, कवि क्रम और काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है। ठीक है भाई, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार कौन कौन से है। तो बिंदु और बीज है भाई, सीधे बिंदु और बीज है अर्थ प्रकृति के प्रकार। तो सी और डी अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। ठीक है, मैंने अभी आपको भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बताई थी पीछे, अब द्विवेदी युगीन युग की प्रवृत्तियां पूछी है। तो समाजवाद, समाज सुधारक, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। देखो जहाँ पर इतिवृत्तात्मकता आ गया वो द्विवेदी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है ये, और समाज सुधार। तो ए और डी सी ऑप्शन में है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग भाई जो ये हमारा द्विवेदी युगीन कविता है इसकी और प्रमुख विशेषताएं है, जागरण सुधार काल कहा जाता है इसको। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक मानवता आदि इसको कहा जाता है, यानी प्रवृत्ति है ये इसकी। दूसरी है सादर्शता, आदर्शपरकता व नीतिमत्ता। ठीक है, तीसरी है आधुनिकता, द्विवेदी युग की भाई आधुनिकता है। ठीक है, समस्या पूर्ति है, समस्या पूर्ति भाई भारतेंदु युग की भी थी। ठीक है, प्रकृति चित्रण है, ये प्रवृत्तियां है भाई द्विवेदी युग की। विषय विस्तार है। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, विवरणात्मकता व उपदेशात्मकता। फिर है 7वीं काव्य रूप, प्रबंध काव्य, खंड काव्य व मुक्तक कविताओं, तीनों पर जोर दिया गया है द्विवेदी युग में भी। फिर है गद्य और पद्य
दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली की मान्यता बोधगम्य भाषा है। ये इस युग की प्रवृत्ति है, द्विवेदी युग की भी। अगला क्वेश्चन 28वां, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? ठीक है, अंधेर नगरी जो नाटक है उसका अंतिम दृश्य क्या है? अंतिम दृश्य पूछा है, अरण्य है, जंगल है, बाजार है या शमशान है? तो शमशान है भाई अंधेर नगरी। ठीक है, और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? ये नाटक है और इसको प्रहसन की ख्याति प्राप्त है। ठीक है, पूछा जाता है अंधेर नगरी क्या है? तो प्रहसन है एक। ठीक है, और अंधेर नगरी में कुल 6 दृश्यों का विधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? उत्तरकाल के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। माता पिता और बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, गलत है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये भी ठीक है। कलयुग में अच्छा समय होगा और सुखी होंगे, ये क्या है? गलत है। तो तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प बताने हैं। तो ए और सी ये दोनों ही सही विकल्प है। अगला है 30वां क्वेश्चन, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। भाई आत्मकथा दे रखी है, साथ में उनके लेखक दे रखे हैं, उनको क्या करना? हमको सुमेलित करना है। तो करते हैं। तो हादसे किसका है भाई? जो हादसे है ये रमणिका गुप्ता का है। किसका? रमणिका गुप्ता का है। तो ए का 5 हो गया। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो कौन देखता मुड़ मुड़ कर? राजेंद्र यादव भाई। तो बी का 5 4, सिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे। तो सी का 1 भाई, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ए का 5 और बी का 4 भाई। ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विषम में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुमने रमा तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त के नाम ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो ये पंचवटी में, साकेत में, नहुस में या विष्णुप्रिया में? तो साकेत में ये क्या है? काव्योक्ति लिखी है भी। ठीक है, पंचवटी नहुस हो गया। ठीक है, नहुस तो इनका नहीं है, पंचवटी है, विष्णुप्रिया है, साकेत है, ये इन्हीं के क्या है? काव्य ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। भाई आलोचना ग्रंथ है और उनके साथ इनके लेखकों का क्या करना में मिलान करना है। तो देखते हैं, कमायनी एक पुनर्विचार। तो ये 2-3 ये लगा लो, आज 44वीं क्लास है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होने लग रहे हैं भाई। ठीक है, रिपीट होते होते आने लग रही है। कमायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, तो किसका है? मुक्तिबोध जी का है। अधूरे साक्षात्कार, जो अधूरे साक्षात्कार है नेमीचंद्र जैन का है। किसका है? नेमीचंद्र जैन का रहेगा। इतिहास और आलोचना, जो इतिहास और आलोचना है ये नामवर सिंह की है भाई। प्रेमचंद्र और उनका युग, तो ये रामविलास शर्मा का है। क्या है? रामविलास शर्मा का है। तो देखते हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। ए का 2, बी का 3 भाई। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। परम तथ्युगा गाथा, ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ए का 2, जय भारत, ये किसके? मैथिली शरण गुप्त की है। आत्मजयी नरेश मेहता की है भाई, सॉरी कुंवर नारायण की है आत्मजयी। तो सी का 1,
संशय की एक रात, ये नरेश मेहता की है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। ठीक है, अंधेरे में कविता, ठीक है, जो है मुक्तिबोध जी की, उसमें जो ये कविता है इससे संबंधित टिप्पणियां रामविलास शर्मा की कौन सी है वो हमें बतानी है। तो अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे भाई। तो ये किसकी है, ये भाई रामविलास शर्मा की उक्ति है। कवि मुक्ति बोध के लिए असीमता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये नहीं है भाई। मुक्ति बोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है, ये भी नहीं है। ओके, और है भाई, मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो ए भी सही है और डी भी सही है, ए और डी दोनों सही है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो काव्य पंक्तियां है, रचनाकारों के साथ इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, छोटा करके दिखेगा ये। तो है भाई, पंडित सैल सत्य बखाणे देही बुध बसंत न जाने। क्या भाई, पंडित सैल सत्य बखाणे देही बुध बसंत न जाने, तो किसके हैं, ये है शेरपा की, शेरपा की है भैया। 12 बरस ले कुकर जिए लो ओ 13 ले जिए सिहार, तो ये जगनिक की है। 12 बरस लो कुकर जिए ले तो ओ जिए ओ 13 ले जिए सिहार। बस कौशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आदे। क्या भाई, बड़ कौशल तुम तुए राधे किनल कन्हाई लोचन आदे, तो ये किसके, विद्यापति जी की है। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, तो ये रैदास की है। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, तो रैदास जी की है। तो भाई ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 4, डी का 5। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है। क्या भाई, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है, ये हमें बताना है। तो महाभोज, अंधेरे, बंद कमरे में, आपका बंटिया, शेखर एक जीवनी। तो आपका बंटी, ठीक है। ये तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित क्या है, ये एक उपन्यास है भाई, आपका बंटी। और किसका है, ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास रहेगा। और महाभोज भी इन्हीं का है, और 1 इंच मुस्कान भी इन्हीं का है, राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा था। अगला 37वां क्वेश्चन, असीमतामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया भाई। तो वर्तमान साहित्य ने, वागार्थ ने, हंस ने या दस्तावेज ने। तो हंस ने क्या था, ये संवर्धित किया था भाई। और हंस के संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। और 1930 में इसकी प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से हुई थी, बनारस से हुई थी। कहाँ से, बनारस से हुई थी भाई। 38वां क्वेश्चन है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है। क्या भाई, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो शक्तिशाली और दुर्दृश्य पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उर्वशी मानवी है, गलत है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, ये भी क्या है, ठीक है। पुरुरवा के अनुसार मत्स्य मानव को देवता कहा जा सकता है, ये क्या है, गलत है। तो ए और सी हमारा ठीक रहेगा, ए और सी हमारा ठीक है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधा युग है और उनके जो पात्र है उनके आपस में क्या है, संवाद है, वो उनका हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, बिल्कुल छोटा हो गया।
चलो फिर मैं ऐसे करके बता देती हूँ आपको कौन सा पात्र कहाँ है। पहला है, ए ऑप्शन है, वध मेरे लिए नहीं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है, अब मेरे लिए मनोग्रंथि है। तो ये किसका कथन है या संवाद है? तो ये अश्वत्थामा का है। किसका? अश्वत्थामा का है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये किसका है? ये वृद्धयाचक का है। किसका भाई? वृद्धयाचक का है। ठीक है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का है। ये किसका है? ये है युयुत्सु का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। क्या भाई? गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय। ये किसका है? धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र का है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अश्वत्थामा का है, दूसरा वृद्धयाचक का है। अश्वत्थामा 4 पे है, ए, वृद्धयाचक बी। ए और बी, ए का 4 और बी का 1। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। भाई ए का 4 बी का 1 सी ऑप्शन में है। ठीक है। और अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। तो ये का था, ये सी है। सी का 2 भाई। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन ठीक है रहेगा। अगला क्वेश्चन है 40वां। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना। निबंध संग्रह है भाई, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। शीर्ष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़िया। तो श्रृंखला की कड़िया किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है भाई। ठीक है, और 1942 की है ये। तो पहले श्रृंखला की कड़िया ही आएगी, 1942 की है ये, महादेवी वर्मा की। फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, 1948 का है भाई ये। क्या है? ये निबंध है। ठीक है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का है अर्धनारीश्वर, 1952। फिर शीर्ष की याद आई, ये है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध, 1995। 1942 श्रृंखला कड़िया, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952 किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। और शीर्ष की याद आई, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का, 1995 का। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 41वां क्वेश्चन है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से, ये हमें बताना है। तो ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। क्या भाई? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। ये है इनका। ईड़ा के पास कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, गलत है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों ठीक है। ये मुक्ति बोध ने ईड़ा, श्रद्धा और ईड़ा के लिए कहे हैं। और ये भी श्रद्धा और ईड़ा किसकी पात्रा है? ये जयशंकर प्रसाद का जो कविता है, ठीक है, कामायनी, उसकी ये पात्र यानी सर्ग है उसके। मैंने कल या परसों भी 15 के 15 सर्ग बताए थे, और कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 के 15 सर्ग मैंने आपको लिखवाए थे भाई। अगला है 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। ठीक है, इनमें से जो गीति नाट्य है वो हमें बताने हैं। तो अग्निलेख और उन्मुक्त, ये क्या है? दोनों गीति नाट्य है। ठीक है, ए और बी ये दोनों ठीक है। क्या भाई? ये दोनों ठीक रहे। अगला क्वेश्चन है भाई, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? क्या भाई? जो गीत फरोश है, रचना है यानी काव्य है, उसमें कवि क्या कहना चाहता है, ये हमें बताना। कवि के लिए और गीत फरोश भाई किसकी रचना है, किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है भाई। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहता है गीत फरोश में? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है नहीं,
दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। यही क्या है, कवि कहना चाहता है गीत फरोश कविता में। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, गलत। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता है, ये भी क्या है, गलत है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 44वां क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में ये कथन कहा है भाई। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, कौन भाई? बाल मुकुंद गुप्त। और ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद जी ने कहा है बाल मुकुंद के बारे में। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके भाई रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई कौन सी पंक्ति किसकी है। कौन परी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी ठरकावे। क्या भी कौन परी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी ठरकावे। तो किसकी है? प्रताप शाही की है। किसकी है? प्रताप शाही की काव्य पंक्तियां हैं। अगली है पंक्ति, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जल है चांदनी, चिक है चिरागन की माला। तो ये किसकी है? पद्माकर की काव्य पंक्तियां हैं। ये पीछे पेपर में आई हुई हैं सभी। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुत जुरीबे में नेकू जे न मुरके। तो ये ठाकुर की है भाई। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालील उत्तम, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये देव की पंक्ति रहेगी भाई। किसकी रहेगी? देव की। पहली है प्रताप शाही की, दूसरी है बी है पद्माकर की, तीसरी है ठाकुर की और चौथी है देव की भाई। तो ए का देखते हैं क्या रहेगा। पद्माकर कहाँ है? प्रताप शाही ए का 4 है भाई। तो ए का 4 ऑप्शन में देखते हैं। तो ए का 4 बी ऑप्शन में ही है भाई और कहीं भी नहीं है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो बी का 2 कौन थे? पद्माकर थे, बिल्कुल ठीक है। और सी का ठाकुर थे, सी का 3 है भाई। देखो सी का 3 ही है यहाँ पे। और डी के देव थे, तो डी का 1 यही है। तो निम्नलिखित विचारधाराओं को, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबंधित लेखकों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं भी, करते हैं सुमेलित। विचारधारा और लेखक हैं। मार्क्सवाद एंगल्स का है, एक का 2 हो गया। अस्तित्ववाद किसका है? कोफका का सॉरी, बी का 1। मनोविश्लेषणवाद यूंग का है, यानी 4। उत्तर आधुनिकता, क्या भी उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ की है, डी का 3। ठीक है। तो मार्क्सवाद एंगल्स का है, अस्तित्ववाद कोफका का है, मनोविश्लेषणवाद यूंग का है, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ का है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 47वां क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा होती है भाई। वहाँ पे कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला है 48वां क्वेश्चन, भरत द्वारा निर्दिष्टित सात्विक भाव का इनमें से कौन सा समूह सही है? ठीक है भाई, जो भरत मुनि ने सात्विक भाव दिए थे, ठीक है, उनका कौन सा समूह क्या है? ठीक है। तो वे पुत्थे, वे वर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, ये वर्ण का बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, ये वर्ण का बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। प्रस्तुत सवाल चंद्रगुप्त नाटक का है भाई। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का ये नाटक रहेगा भाई। ठीक है। तो ये किस पात्र का है भाई? तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कौन कौन से? वरुचि, वाक्य, चाणक्य है ये भाई। चाणक्य, चंद्रगुप्त और राक्षस। तो भाई ये चाणक्य का कथन रहेगा। ठीक है, किसका है? चाणक्य का है। और देखो पुरुष पात्र में वरुचि आ गया,
एक मिनट रुको। पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहर, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, ये सभी किसमें आएंगे? पुरुष पात्र में आएंगे। और स्त्री पात्र भी काफ़ी बार पूछी जाती है चंद्रगुप्त की। तो कार्नेलिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। कल्याणी है, ठीक है, एलिस है, मालविका है भाई, अलका है, सुहासिनी है और ध्रुव स्वामिनी है। अगला है 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ठीक है, क्या भाई निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण, ठीक है, बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो वापसी कहानी, ठीक है। और इसके पात्र कौन है? गजाधर बाबू, ठीक है, गजाधर बाबू है, बी ऑप्शन अपना ठीक है। और जो वापसी कहानी है किसकी है? ये उषा प्रेमदा जी की चर्चित कहानी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 51वां। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? भाई प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है, ये हमें बताना है। तो पहला है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, बिल्कुल ठीक है, इसी से करता है। तो और ये क्या है? गलत रहेंगे हमारे। 52वां क्वेश्चन है हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने या बालकृष्ण भट्ट ने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है भाई। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, आशु, पल्लव, सोपान और साकेत, ये क्या है हमारा अनुक्रम? बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आंसू का प्रकाशन वर्ष इनसे सबसे पहले हुआ है 1925 में, ठीक है। और पल्लव और सोपान का 1926 में हुआ है भाई। और आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और सोपान और पल्लव स्मितानंदन पंत के है। साकेत 1931 में, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आंसू इनसे सबसे पहले हैं, जयशंकर प्रसाद का ये। अगला है क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन है कोलरिज के अनुसार, जो कोलरिज है उसके अनुसार भाई कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं, गलत है। कल्पना कार्यित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता, बिल्कुल ठीक है। कल्पना की मूल प्रवृत्ति केवल अनुकृतिपरक होती है, नहीं भाई, गलत है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रंखलता नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। तो बी और डी ठीक रहेगा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 55वां। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है, तो कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है। तो मगही नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। ये क्या है? पूर्वी हिंदी की मगही बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। और ये बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्या कि भाई भोजपुरी, मगही और मैथिली। और जो ये और बोलियां है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें खड़ी बोली, ठीक है, ब्रजभाषा यहाँ पे है, हरियाणवी नहीं है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ये 5 बोलियां जो है ये पश्चिमी हिंदी बोली में आती है भाई। 56वां क्वेश्चन है अपना 56वां क्वेश्चन है, देखते हैं। किने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनु, भो मनमोहो रिपु मिली पानी में को लोनु, इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं भाई क्या कुछ सही है।
तो इसमें भाई, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है भाई। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। ठीक है, इसमें भी नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य में पानी नमक की तरह घुल रहा है, ये क्या गलत है। आगे है कृष्ण, इसमें है भाई, सॉरी भाई, ये तो इसमें तो गलत है। ये तो कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरी का अर्थ कचोटना होता है। तो ए और डी बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। क्या है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 57वां क्वेश्चन है, नित्से का संबंध किस विचारधारा से, जो नित्से हैं उनका संबंध किस विचारधारा से है, ये हमें बताना है। तो मनोविश्लेषणवाद से है, उत्तर आधुनिकतावाद से है, मार्क्सवाद से या अस्तित्ववाद से है। तो अस्तित्ववाद से नित्से का संबंध रहेगा भाई। 58वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। ठीक है, तो भीष्म साहनी के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो हानुस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये भीष्म साहनी के सभी नाटक हैं। उनके हानुस का प्रकाशन 1977 में हुआ था। जो माधवी है इसका हुआ था 1985 में भाई। और रंग दे बसंती का 1991 में और 98 में सॉरी, और आलमगीर का 1999 में। ठीक है, ये सभी भीष्म साहनी के नाटक रहेंगे और ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और जो भाई हानुस है, ठीक है, उस नाटक का आधार और विषय मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लेना, पेपर में जरूर से जरूर ये पूछे जाते हैं। तो हानुस जो है वो चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। मैंने कल या परसों भी लिखवाए हैं आपको, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है भाई हानुस में भाई। ठीक है, हानुस के अंदर है ये। और जो इसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में है, इसमें है कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व है भाई कबीरा खड़ा बाजार में। ये भीष्म साहनी का ही एक नाटक है। क्या, फिर उसके बाद माधवी जो हमारे पास है यहाँ पे, माधवी में महाभारत की कथा पर आधारित है। ये क्या है, ये महाभारत की कथा पर ये आधारित है। कौन, माधवी महाभारत की कथा पर आधारित है। ठीक है, आगे है रंग दे बसंती चोला। ये जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उस पर आधारित है ये। ठीक है, मुआवजे है इनका नाटक। वो भाई मूलतः मुआवजे जो हैं मूलतः भाई पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। जो मुआवजे है वो भीष्म साहनी ने पहले पंजाबी में लिखा और बाद में इन्होंने ही अनुदित किया था हिंदी में। तो ये पूछा जा सकता मुआवजे जो इनका नाटक है उसके बारे में। जो आलमगीर है भाई, जो आलमगीर इनका नाटक है, उसमें भाई औरंगजेब, जो औरंगजेब है, औरंगजेब और दारा किसागो के बीच मजनबी युद्ध, ठीक है, मजहबी युद्ध बताया गया है आलमगीर में। मजहब के बारे में युद्ध है इसमें। अगला है 59वां, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। कल भी भाषा से क्या है शब्द आया था और पूछा गया था किस भाषा का है, और आज भी आया है। तो हमें बताना है हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो सिफारिश भाई, जो सिफारिश है वो अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत अरबी भाषा में अदालत भी आता है। ठीक है, जो काफ़ी बार पूछा गया है। अल्लाह, असर, आखिरी, इनाम, इज्जत, औरत हो गई भाई, कबर हो गया, ठीक है, दवा हो गया, तरक्की हो गया, तकिया हो गया। तकिया तो काफ़ी बार पूछा गया है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी और आप कर लेना भाई। 60वां है,
निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो कालक्रमानुसार ये हमें बताना है। अस्थेटिक है, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द सैक्रेड वुड है या पोइट्रिक है। तो भाई जो पोइटिक्स है ये अरस्तू की है, तो सबसे पहले यही आएगी। पोइटिक्स किसकी है? अरस्तू की है, सबसे पहले यही आएगी, इसलिए ये सभी कट हो जाएंगे। तो अब इनका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पोइटिक्स का प्रकाशन वर्ष रहेगा 384 ईस्वी पूर्व से 382 ईस्वी पूर्व तक। लिटरेरिया बायोग्राफिया ये कोलरिज की है, ये 1772 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। अस्थेटिक क्रोचे की है, किसकी अस्थेटिक? अस्थेटिक किसकी है? क्रोचे की, 1866 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। द सैक्रेड वुड किसके? टी.एस. इलियट की है भाई, 1888 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61वां। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है भाई। क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी ग्रंथ है भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करने हैं। ठीक है भाई, पात्र दे रखे उपन्यासों को और उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं। जो तमस है, तमस इसका पात्र कौन है? इसका है रिचर्ड। तमस का कौन है? रिचर्ड। ठीक है। राग दरबारी का कौन है? रंगनाथ है। राग दरबारी का कौन है भाई? रंगनाथ है। एक आचार हो गया। महाभोज का कौन है? सुकुल बाबू। महाभोज का कौन है? सुकुल बाबू है, यानी सी का एक। और झूठा सच का कौन है? तारा। झूठा सच का कौन है? तारा भाई। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 4। ए का 3 हो गया और भाई बी का 4 हो गया। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। जयशंकर प्रसाद तितली, उर्वशी चंपू, इरावती, झरना। जो उर्वशी है वो चंपू काव्य है भाई। जब वे चंपू काव्य होता है पद्य और गद्य मिश्रित रचना। ठीक है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद के पूछे हैं कौन से इसमें काव्य है, वो हमें बताना। तो बी तो होएगा पक्का। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, बी इसमें नहीं है। ठीक है, और काव्य कौन सा इसमें से? ये है झरना। तो बी और डी क्या है? इनके काव्य रहेंगे भाई। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 63वां क्वेश्चन था ये। रुको, 64वां क्वेश्चन है, भाई। पीछे लागा जाई था, क्या भाई? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दियो हाथी। क्या भाई? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई कबीरदास? ये हमें बताना है। तो लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हूँ। ठीक है, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है, गलत है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है, तो ये ठीक है। अगला, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, ये क्या है? गलत है। तो ए और सी तो हमारा बिल्कुल ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला है भाई। स्थापना है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया, ये ठीक है भाई। तो ए ठीक है, आर गलत है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 66वां क्वेश्चन है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारिदादि से प्राप्त निपुणता का काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर दिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना? क्या भी? किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों
की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य माना है। तो मम्मट ने इसको माना है। 67वां क्वेश्चन है, सही कथन बताने हैं। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, तो भारत भारती की रचना मुसद से मुद्दों जज्जो इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। क्या भाई? मुसद से मुद्दत जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, ये क्या है? गलत है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। क्या भाई? भारत दर्पण के लेखक कौन है? लेखक ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। इसमें आधंत भारत की दयनीय स्थितियों का वर्णन किया गया है, ये क्या है? गलत है। तो ए और सी अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन 68वां, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? ठीक है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल या भगवत शरण उपाध्याय? तो भगवत शरण उपाध्याय भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कवियों का, तो सबसे पहले तो सरप्पा है। सरप्पा, पुष्पदंत, अद्यमान, लुइपा। तो सरप्पा तो सबसे पहले आएंगे, तो दो ऑप्शन तो हमारे ठीक, इसमें से देखते हैं बी और सी तो हमारे कट गए भाई। क्या भाई? बी और सी हमारे कट गए हैं। सरप्पा, ठीक है, उसके बाद लुइपा, लुइपा के बाद पुष्पदंत, फिर अद्यमान भाई। अद्यमान बाद में आएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 70वां क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, किसको भाई? कबीर को, और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का विचार रहेगा। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो ये भी मल्लिका का अंबिका के प्रति है। किसका है? मल्लिका का अंबिका के प्रति है भाई ये संवाद। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन से ये लिया गया है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है भाई। अगला है 72वां, विषम सहानी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? ठीक है, तमस का उपन्यास का कथानक किन विषयों पर केंद्रित है? विषम सहानी का उपन्यास कौन सा हो गया? तमस है। तो विभाजन की त्रासदी पर बिल्कुल, सामाजिक विषमता नहीं, स्त्री विमर्श नहीं, सांप्रदायिक विद्वेष। तो ए और डी अपना ठीक रहेगा। तमस उपन्यास के बारे में ये बताया गया है। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। तो क्रांतिकारी कविताएं दे रखी है और नीचे इनके वही रचनाकार दे रखे हैं, इनके साथ हमको इनको क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो एक का 4, कैदी और कोकिला। जो कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। सॉरी भाई, ये 5 आएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान 5वें नंबर पे है जो भाई, और इनकी है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कविता है कैदी और कोकिला। ठीक है, जवानी ये किसके? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है भाई जवानी। एक का 4, हिमाद्री त्रुंगसुंग से, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हिमाद्री त्रुंगसुंग से जयशंकर प्रसाद। तो डी का 3। तो ए का 5, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ए का 5 हो गया, बी का 2 हो गया भाई। देखते हैं, ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया। 3 आएगा, बी का 3, हाँ, और सी का 2, डी का 1। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नहीं भाई, ये हमारा गलत है, बी नहीं सी आएगा। ए का 5, क्योंकि ए का 5 था ना,
देखो, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ए का 5 हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है। फिर बी का कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी था। तो बी का 2। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, जो धर्मवीर भारती जी हैं इनके संबंध में क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, यही सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, ये सही है, ये नहीं है भाई सही। वे केशव भावुकता के लेखक है, ठीक है। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि है। तो ये तो तीनों ठीक है इनके विषय में, किसके, धर्मवीर भारती के। ए ऑप्शन क्या है अपना गलत है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि नहीं है भाई। ठीक है, कवि है यानी नहीं है, यहाँ पे आएगा, इसमें कवि है लिख रखे, ये नहीं है भाई। 75वां क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है ये हमें बताना है। तो ये भाई, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास जो है उनसे ये ली गई है। तो इन पंक्तियों का आशय हमें बताना है। सूर्यास्त हो गया है, नहीं हुआ भाई। दिवस का अवसान समीप था, नहीं हुआ। आसमान में लालिमा फैलने लगी है, बिल्कुल भाई। ठीक है, सूर्यास्त से पहले जब गोदलू बेला होती है तो उसको कहा गया है यहाँ पे। चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही है, नहीं भाई ये भी गलत है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान है, ये बिल्कुल ठीक है। बी और डी बिल्कुल ठीक है भाई, बी और डी बिल्कुल ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि, यहाँ पे की आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य, ये सरल वाक्य नहीं है भाई, ना ये संयुक्त है ना सरल है। ठीक है, कैसा है, मिश्रित वाक्य है। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, इसमें बताना में प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश। तो भाई इसमें है प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश, ये क्या है, डायरी विधा की रचनाएं हैं दोनों। ए और सी अपना ठीक रहेगा। और प्रिय प्रवास किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है। और रघुवीर साहे की दिल्ली मेरा परदेश है भाई। ठीक है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की है। और ऋण जल धन जल ये किसका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप गलत आंसर दोगे तो मैं ठीक तभी बता दूंगी आपको। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, तो शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र या विमल मिश्र। तो आवारा मसीहा भाई शरत चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। किसकी है, शरत चंद्र जी की है। और ये किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। और कब लिखी है, 1974 ईस्वी में। अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले तो केशव दास आएंगे भाई, सभी को पता है। ठीक है, केशव दास आएंगे तो दो तो वैसे ही कट हो गए। फिर केशव दास से के बाद कौन से आएंगे, हमारे बिहारी आएंगे, फिर भूषण आएंगे, फिर सेनापति आएंगे। तो सेनापति सबसे लास्ट में आएंगे। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, अगला है 80वां क्वेश्चन, जेही पंखी के नियर होई कहे बिहर के बात, सोई पंखी जाए जरी तरीवर होई निपात। क्या भाई, जो ही पंखी के नियर होई कहे बिहर के बाद, सोही पंखी जाए जरी त्रिवर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है।
ठीक है, तो बताना है हमें इसमें इसकी क्या विशेषता है। तो देखते हैं भाई, इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा मापने में प्रवृत्ति है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप के अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें भाई ठीक ही पूछा था। अगला है 81वां, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है भाई। देखो भाई नहीं आएगा, ये नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। ठीक है, फिर लगा लेंगे हम। चलो यहाँ से देखते हैं। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है। इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। क्या भी, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है। इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है भाई। तो ये किसकी है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ रहेगी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है ये। अगला है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक की अधिक अनुकूल है। कभी काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। तो ये किसकी है, ये नगेंद्र जी की है। किसकी है, नगेंद्र जी की है। ठीक है, तो देखते हैं, एक जयशंकर प्रसाद की और बी नगेंद्र की। तो ए जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद 3 पे है, तो ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। वैसे तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखते हैं, सी है, लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो ये किसकी है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है भाई। सी का, जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिप्रति करता है, इससे जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है भाई। तो ये किसका है, ये गुलाब राय का है। किसका है, गुलाब राय का है भाई। तो सी का रामचंद्र शुक्ल जी और डी का गुलाब राय। तो सी का रामचंद्र शुक्ल यानी सी का 1 हो गया और गुलाब राय डी का 5। सी का 1 और डी का 5 कहाँ है भाई, डी का 5 तो 1 में नहीं है, डी का 2 है यहाँ पे। अज्ञे जी है भाई, इसका अज्ञे है, सॉरी अज्ञे आएगा, डी का 2 आएगा अज्ञे। ठीक है, जब देखो जो ये पंक्तियां हैं डी वाली, जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति विक्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिप्रति करता जिससे पुनर्रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो ये डी की है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 82वां, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। तो किन अर्थों में की है ये हमें देखना है। तो धर्मपरक, राजनीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। तो धर्मपरक और राजनीतिपरक में क्या है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। ए और बी भाई। ए और बी तो इसमें है ही नहीं, ए और सी है, ए और सी है, धर्मपरक और कलापरक। तो राजनीतिक और अर्थपरक नहीं है, ए और सी है।
बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, जो बिंब है इसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो विवरणात्मकता ये है भाई, कल्पना ये नहीं है, सपाट बयानी ये नहीं है, और इंद्रियता ये है। तो ए और डी है बिंब के अनिवार्य तत्व। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, तो हमें कालक्रम बताना है। तो पहले डंडी आएंगे भाई, आप सभी को पता है इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, डंडी आएगा, फिर आनंदवर्धन, फिर कुंतक, फिर रुयक। तो जो डंडी जी हैं इनका जो जन्म था, ठीक है, कालक्रम इनका 7वीं सती था, आनंदवर्धन का 9वीं, कुंतक का 10वीं या 11वीं माना जाता, और रुयक का 12वीं। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 85वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना 1957 की। ठीक है, कुकुरमुत्ता ये निराला जी की है 1942 की। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की भाई 1964 की। आंगन के पार द्वारी अज्ञे जी की 1961 की भाई। ठीक है, तो विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। तो इनमें से सबसे पहले आएगी कुकुरमुत्ता, 1942 में है। 1957 में विष्णुप्रिया, 1961 में आंगन के पार द्वार, फिर चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। तो अपनी बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। तो किसने कहा था भैया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है। न तो खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। तो उपयुक्त कथन किसका है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का ये उपयुक्त कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं, सिद्धों से संबंधित पूछिए रामचंद्र शुक्ल के सही कथन। तो देखते हैं, व्रज ज्ञान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। क्या भाई, सिद्धों का साहित्य क्या शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, ये क्या है, गलत है भाई। तो हमारा ए और सी ठीक रहेगा। ए और सी हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसके हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन है, ये हमें बताना है। तो गिलक्राइस्ट, पिनकोड, विलियम जोन्स या ग्रियर्सन। तो विलियम जोन्स क्या है, जो विलियम जोन्स है ये हमारे हिंदुस्तानी के प्रथम क्या थे, सॉरी भाई, ए गिलक्राइस्ट है, सॉरी गिलक्राइस्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन है, गिलक्राइस्ट है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इसमें 1800 ईस्वी में भाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देश रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद्र की कहानियों के बारे में पूछा भाई, कहानियों में देश रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। तो देखते हैं, रियासत का दीवान बिल्कुल ठीक है, ये है। और पंच परमेश्वर नहीं भी, शतरंज के खिलाड़ी इसमें मिलता, बड़े भाई साहब नहीं। तो ए और सी जो है ये इनकी कहानियाँ, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, इनमें भाई देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। और ये प्रेमचंद्र जी की चारों कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित हमें क्वेश्चन आंसर करने, यानी एक गद्य दे रखा है, फिर इसके हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो फिर हम करते हैं भाई।
तो यहाँ से अपना क्या है गद्य स्टार्ट होता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यही रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापक सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कहते हैं। क्या भी ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कहते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना टपकना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मृत रूप नहीं खड़ा हो जाता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्दों तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपण को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य अर्थ के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों का एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों का मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे यहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विषय वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने या आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को शुद्ध करने की शक्ति न हो गई। तो ये हमारा गद्य था। अब हम इसे करते हैं क्वेश्चन। कविता में विशेष व्यापक सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? ठीक है, विशेष व्यापक सूचक शब्दों का अधिक प्रयोग क्यों होता है ये हमें बताना है। तो विशेष व्यापक सूचक शब्द शास्त्र मीमांसा के अनुकूल है नहीं भाई। कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है भाई। 91 का बी। अगला क्वेश्चन है जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता? जो जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता होती है? तो विशिष्ट रूप व्यापारों का विशिष्टता परक अर्थ देना नहीं। मूर्त विधान के लिए विशेष रूप से प्रयोजनीय नहीं। तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी जाति संकेत वाले शब्दों की विशेषता रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्म स्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। देखते हैं आगे। कविता का काम स्थिति विशेष के लिए अनेक घटनाओं, अवस्थाओं और स्थितियों को सामने लाना। ठीक है भैया। कविता के लिए वस्तुओं और व्यापार को मन में कुछ देर संचित रखना अपेक्षित होता है। ये भी ठीक है। कविता का काम व्यापक अर्थ संकेत से नहीं चल सकता। ये भी ठीक है भाई। तो इसका जो गलत है वो अपना ए है। व्यापक अर्थ संकेत शब्द मर्म स्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। ये क्या है? गलत है भाई। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है इस वाक्य की? तो मर्म को शुद्ध करने की शक्ति से संपन्न होना नहीं। एक ही विशेष
कार्य व्यापार की स्पष्ट सूचना देना नहीं, कई अस्पष्ट भावों का संकेत होना। ये बिल्कुल ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है हमें वो बताना है। सामान्य धर्म वाली बातें तथा निरूपण के लिए अनुपयोग्य, बिल्कुल ठीक है। जाति संकेतक शब्दों को सुन पढ़कर भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता, ठीक है। वध, भीषण यात्रा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के समभक दृश्य कविता में त्याज्य है, ये क्या है? गलत है। विलक्षण अर्थ के प्रतिपादक शब्द परिभाषित शब्द कहलाते हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था भाई। अगला है भाई, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वो बताना। किसी देश के मनुष्य सदैव ही विचार विशेष को समान मूल्य देते हैं, नहीं भाई, गलत है। तो पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितनी भूमिका है उतनी आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव की नहीं, ये भी क्या है? गलत है भाई। आगे देखते हैं। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं, तो ये हमारा ठीक है। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभवों का कोई योगदान नहीं है, ये क्या है? गलत है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है? तो क्या कारण है? आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। क्या भाई? आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार, यही हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का कारण है भाई। अगला है 98वां क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो परिस्थितियों के दबाव से उत्पन्न परिवर्तनों की अपरिहार्यता को पहचान पाना, ठीक है। आयासपूर्वक अवांछनीय और अवांछनीय बनाया जा सकता है, ठीक है। नवीन प्रकाशन भंगिमा को अपना सकता है, ठीक है भाई। समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सकता है, ये क्या है? गलत है। तो अपने क्वेश्चन का यही आंसर ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? ठीक है भाई, 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं। वह दुखांत नाटकों को महिमा मंडित करके देखता था, ठीक है। नहीं भाई, उसका कर्म फल प्राप्ति की अवश्य में भावित का और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था, तो ये क्या हमारा ठीक है। उसका कर्म फल प्राप्ति की अवश्य में भाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था, यही क्या हमारा ठीक है भाई। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज की क्लास का, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इस समय की बातों का मध्यकालीन होना, नहीं भाई। भाव का अनुभव और संस्कार से कोई संबंध नहीं, गलत है भाई ये भी। नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जा सकती है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। 100 का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो प्लीज़ उनके आंसर ज़रूर से ज़रूर दें। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।